हेलो दोस्तों। इंडियन पॉलिटिक्स या भारत के संवैधानिक विकास में हम बात कर चुके थे 1858 के एक्ट की, 1861 के एक्ट की और 1892 के एक्ट की। हमने देखा था 1858 से क्राउन का शासन चालू होता है। अब यहाँ पर क्राउन का शासन या कंपनी का शासन समाप्त हो चुका था 1857 क्रांति के बाद, तो क्राउन का शासन अब आरंभ है और उसके तहत हम अब देखेंगे 1909 का भारत परिषद अधिनियम। ये बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम होता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है इस टाइम पर कि भारत में अब कांग्रेस की स्थापना आप जानते हैं 1885 में हो चुकी है। कांग्रेस में थोड़ा वर्चस्व आ चुका है, लेकिन अभी कांग्रेस अनुनय विनय की स्थिति में है और कांग्रेस में नरम दल और गरम दल दो प्रकार के लोग हैं, तो उस हिसाब से अब चीज़ों को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो 1909 के भारत परिषद अधिनियम में क्या होता है हम उसको देखेंगे। दोस्तों, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम इसको पॉलिटी के बैकग्राउंड से देख रहे हैं, हिस्ट्री के बैकग्राउंड से नहीं देख रहे। तो बहुत सारी चीज़ें जो हिस्टोरिकल हुई हैं वो हम हिस्ट्री के लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ पर संवैधानिक विकास की बात करें तो हम संविधान में क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं इस अधिनियम से, उस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अगर मैं देखूँ तो आपको पता है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, जिसमें ढाका के नवाब सलीमुल्लाह, मोहसिन उल मुल्क और वकार उल मुल्क द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है। आगा खान के नेतृत्व में एक मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल जो है तो वायसराय मिंटो के पास जाता है। तो आपको पता है इस समय वायसराय कौन है, मिंटो, और भारत सचिव मार्ले हैं। तो इसका अधिनियम का नाम या इस सुधार का नाम या 1919 के भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इसके बाद लॉर्ड मिंटो से मिलने वाला यह प्रतिनिधिमंडल जो था आगा खान के नेतृत्व में, यह मुस्लिम लीग का ही था। तो मुस्लिम लीग ने मुसलमानों की समस्याओं के प्रति निष्ठा प्रकट करने और शिक्षा मुस्लिमों के प्रति क्या किया, मुस्लिम लीग ने शिक्षा फैलाई, पूरे मुसलमानों में एक काम किया कि आप मुसलमानों के प्रति निष्ठा रखें। आप हिंदुस्तान और अंग्रेज वाली बात तो अलग हो गई थी, और इन्होंने क्या किया था कि आप मुसलमानों के प्रति निष्ठा रखें, ठीक है। और मुस्लिम के जो बुद्धिजीवी वर्ग था, जो इंटेलेक्चुअल वर्ग था, उसको इन्होंने सोचा कि कांग्रेस से अलग रखा जाए। मतलब मुस्लिम लीग कांग्रेस से एकदम अलग अभी से भागना चालू कर रही थी। इसके अतिरिक्त कांग्रेस द्वारा प्रतिवर्ष सुधारों की मांग करने, नरम दल को संतुष्ट करने और अतिवादियों के प्रभाव को कम करने तथा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को रोकने के लिए सुधार किया जाना आवश्यक हो गया था। तो अब कांग्रेस का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा था। कांग्रेस में गरम दल, नरम दल थे, उनमें जो फूट थी उसका भी फ़ायदा उठा रहे थे। तो 1906 का अधिनियम इन सारे सुधारों को लेकर आया था। जो मुसलमानों की मांग थी आप लोग जान रहे हैं, जो नरम दल गरम दल की मांग थी, तो बहुत सारी चीज़ें जब हो रही थी यहाँ पर, उसको देख करके 1909 का भारत परिषद अधिनियम लाया गया है। तो ये इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या विशेषताएं थीं। तो इसकी प्रमुख विशेषताओं में चलते हैं दोस्तों। तो इस अधिनियम के अनुसार केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। पहले आप जानते हैं कि ये 1853 से चालू हुआ था कि कुछ परिषदों में कुछ सदस्यों की संख्या 1861 में दी गई थी, जिसमें आपको पता है कि बनारस के राजा और से दिनकर राव, इन लोगों को मनोनीत किया गया था। उस समय 3-4 लोग थे, अब यहाँ पर वृद्धि कर दी गई है। प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी बहुमत स्थापित किया गया। आपको पता है कि केंद्रीय और प्रांतीय दोनों जगह विधान परिषद थी, और केंद्रीय विधान परिषद या प्रांतीय विधान परिषद में जो कोई भी निर्णय लिया जाता था तो वो क्या किया जाता था, सरकारी सदस्यों के बहुमत से लिया जाता था। और जो भारतीय सदस्य थे वो गैर सरकारी होते थे, जो मनोनीत किए जाते थे, तो इनके वोट का कोई मतलब नहीं होता था। लेकिन अब प्रांतों में गैर सरकारी सदस्यों को भी बहुमत में शामिल किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप धीरे धीरे देख रहे हैं संवैधानिक विकास हो रहा है। मतलब यहाँ पर ये क्या बोलते हैं इसको कि संविधान में अब भारत के लोगों को धीरे धीरे शामिल किया जा रहा है। तो आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, जिसके कारण निर्वाचित सदस्यों की तुलना में अभी भी उनकी संख्या अधिक बनी रही, ठीक है ना। गैर सरकारी सदस्यों को नामांकित किए बिना चुने जाने की संख्या अधिक थी, ठीक है ना, गैर सरकारी सदस्यों को। फिर सीमित आकार के अनुसार केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में 60 और 9 पदेन सदस्य होते थे, है ना। तो केंद्रीय व्यवस्थापिका की बात चल रही है, उसमें 60 सदस्य और 9 पदेन सदस्य होते थे। 60 प्रमुख और 9 पदेन होते थे। इनमें से 69 सदस्यों में से 37 सरकारी अधिकारी और 32 कैसे थे, गैर सरकारी। तो 69 हैं, इसमें से सरकारी कितने हैं, 37, और 32 गैर सरकारी। 32 गैर सरकारी सदस्यों में से 5 नामजद एवं 27 चुने जाते थे। तो 5 का नामांकन होता था या मनोनीत किए जाते थे, और 27 लोग चुने जाते थे। निर्वाचित सदस्य 27 में से 8 सीटें पृथक निर्वाचन के अंतर्गत मुसलमानों को दी गई थी।
तो देखिए आप प्रथम निर्वाचक मंडल मुसलमानों को यहीं से दिया जा रहा है। अब टोटल सीट आपको पता है 69 हो रही है केंद्रीय विधान परिषद में, जिसमें से 37 सरकारी हैं और 32 गैर सरकारी। तो सरकारी तो पूरे अंग्रेजों की तरफ रहेंगे, गैर सरकारी जो 32 हैं उसमें से 27 सदस्यों में से 8 जो है 27 जो है तो चुने जाएंगे और 5 मनोनीत किए जाएंगे। उसमें से 27 में से 8 जो है मुसलमानों के लिए दिए गए थे, 4 ब्रिटिश पूंजीपतियों के लिए तथा 2 सीटें जमींदारों के लिए और 13 सीटें सामान्य या जनरल की थीं, जिसमें सभी लोग आ सकते थे। तो इस तरह से कुछ अधिनियम की विशेषताएं थी। आपसे ये कभी भी किसी पेपर में पूछ सकता है, क्योंकि पृथक निर्वाचन मंडल मुसलमानों को दिया गया तो उसमें कितनी सीट दी गई थी, तो आप बता सकते हैं कि 8 सीटें दी गई थी। ठीक है। इसके अलावा निर्वाचित सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे, है ना। निर्वाचित सदस्य कैसे चुने जाते थे? अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट नहीं चुने जाते थे। एक अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता था, कहीं से बुलाया जाता था, डायरेक्ट जनता द्वारा नहीं चुने जाते थे। स्थानीय निकायों में निर्वाचित परिषद का गठन होता था। जो स्थानीय निकाय हैं उसमें निर्वाचित परिषद का गठन होता था, जो प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों का निर्वाचन करते थे। तो प्रांतीय विधान परिषद के लिए सदस्यों का निर्वाचन करना किसका काम था? स्थानीय निकायों का। प्रांतीय विधान परिषद के सदस्य केंद्रीय व्यवस्थापिका के सदस्यों का निर्वाचन करते थे। अब जो प्रांतीय विधान परिषद में सदस्य चुन लिए गए वो किसका निर्वाचन करते थे? केंद्रीय विधानसभा के लिए। जैसे अभी भी जो विधायक लोग जो हैं वो मिलकर राज्यसभा के लिए जो है वोट डालते हैं, उसी तरह से यहाँ पर प्रांत के लिए जो चुन लिए गए हैं वो केंद्र के लिए चुनते थे। ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली आपको बता दिया लागू की गई थी। साथ ही मुसलमानों को प्रतिनिधित्व के मामले में विशेष रियायतें दी गई, बहुत सारी रियायत दी गई थी। उन्हें केंद्रीय एवं विधान परिषद में जनसंख्या के अनुपात में अधिक प्रतिनिधित्व भेजने का अधिकार दिया गया। मतलब जितने अधिक 10 लाख की जनसंख्या में एक भेजना है तो इनको और अधिक दिया गया था, मुसलमानों को ज़्यादा रियायत दी गई। ये मुसलमानों को संतुष्टिकरण करने की एक नीति थी 1909 का अधिनियम। आप ये समझ लीजिए, इसका प्रमुख कारण यही था मुसलमानों को खुश करना और मुसलमान और हिंदुओं को लड़वाना। ये अंग्रेज़ों की नींव यहाँ पर अंग्रेज़ों ने रख दी थी 1909 के अधिनियम से। ठीक है। मुस्लिम मतदाताओं के लिए आय की योग्यता को भी हिंदुओं की तुलना में कम रखा गया। हिंदुओं में जैसे मतदान के लिए कुछ योग्यता होती थी कि आप इतना टैक्स पे कर रहे हो, 15 रुपये टैक्स पे कर रहे हो तो आप वोट दे सकते हैं, लेकिन मुसलमानों में ये योग्यता को भी कम रखा गया। तो मुसलमानों को ज़्यादा तुष्टिकरण किया गया, मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो व्यवस्थापिका सभाओं के अधिकारों में वृद्धि की गई। ठीक है ना। जो व्यवस्थापिका थी, जो लेजिस्लेटिव थी, उसमें क्या उसकी सभाओं के अधिकारों में वृद्धि की गई। सदस्यों को आर्थिक प्रस्तावों पर बहस करने, उनके विषयों में संशोधन प्रस्ताव रखने, उसके कुछ विषयों में मतदान करने, प्रश्न पूछने, साधारण प्रश्नों पर मतदान करने, साधारण प्रश्नों पर बहस करने तथा सार्वजनिक हित के प्रस्तावों को प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया व्यवस्थापिका सभा में, जिसमें कुछ भारतीय सदस्य भी होते थे। व्यवस्थापिकाओं को इतने अधिकार देने के पश्चात भी गवर्नर जनरल तथा गवर्नर को व्यवस्थापिकाओं के प्रस्तावों को ठुकराने का अधिकार था, पर गवर्नर जनरल के पास सर्वाधिक वीटो पावर थी। वो व्यवस्थापिका के किसी प्रश्न को ठुकरा सकता था। यहाँ पर गवर्नर जनरल को सुप्रीम पावर थी, वायसराय को, है ना। वायसराय अब नाम हो गया था। गवर्नर जनरल या वायसराय की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई, है ना। उसके में जो कार्यकारिणी परिषद थी आपको पता है, जिसमें 15 सदस्य थे, उसमें क्या किया गया? एक भारतीय सदस्य को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। पहले भारतीय सदस्य के रूप में सत्येंद्र सिन्हा को नियुक्त किया गया। तो आपको अगर प्रश्न पूछता है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहले भारतीय सदस्य कौन थे, तो आप बता देंगे सत्येंद्र सिन्हा। तो कुल मिला के 1909 के अधिनियम से अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया गया। पहले 16 सीटें थी, अब 60 सीटें कर दी गई हैं किसकी? गैर सरकारी सदस्यों की। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें की गई हैं जो कि जैसे मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल तो दिया गया, बहस करने का अधिकार दिया गया है, व्यवस्थापिकाओं को प्रश्न पूछने का, संशोधन प्रस्ताव का दिया गया है, बहुत सारी ये नई चीज़ें दी गई हैं। इसके अलावा क्या दिया गया है? निर्वाचित सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे। चुनाव की व्यवस्था जो पहली बार इसमें की गई है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें इसमें की गई। तो 1919 का अधिनियम संविधान के विकास में क्या क्या योगदान दे रहा है? देखिए, एक तो आपको यहाँ पर वीटो पावर भी समझ में आ रही है। गवर्नर जनरल के पास क्या था? गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सदस्य को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई, जो नामांकन वाली प्रक्रिया वो। तो इस तरह से 1909 का अधिनियम बहुत सारी चीज़ों को लेकर आता है। तो इसमें बहुत सारे फैक्ट भी आपको मिलते हैं। इसके अगर आपको PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप प्रवीण GS वर्ल्ड ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके संपूर्ण लेक्चर्स के लिए हमारा एप्लीकेशन है प्रवीण GS वर्ल्ड, प्ले स्टोर पर उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके कंप्लीट लेक्चर भी वहाँ आपको मिल जाएंगे। ये शॉर्ट लेक्चर आपको बताए जा रहे हैं ताकि आप क्विक रिवीजन कर सकें और किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको सारे फैक्ट इसमें से
मिल सके। जैसे सत्येंद्र सिन्हा हो गए, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल हो गया, 8 सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित हो गई। मुसलमानों के लिए क्या है, आय का जो मात्रा है या फिर वो उसकी सीमा है वो भी कम रखी गई। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर छूट के रूप में मुसलमानों को दी गई हैं। तो 1909 का अधिनियम होता है। इसके बाद महत्वपूर्ण अधिनियम 1919 का आएगा, जिसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो वो भी महत्वपूर्ण होगा, उसके लिए एक अलग लेक्चर बनाया जाएगा। तो 1909 के अधिनियम से यदि आपको कोई डाउट है या आप कोई नया फैक्ट जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि इसको सारे लोग समझ सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें।